हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। आप उनसे कितने नफरत करती होती? विराट ने उल्टा सवाल किया, जिसे सुनकर ध्रुवी उसे देखने लगी। जिसे देखकर विराट कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मैंने आपसे पूछा आप रोज से कितनी नफरत करती हो, ये तुम कैसे सवाल कर रहे हो? ध्रुवी ने हैरान होकर कहा, जिस पर विराट कुछ देर रुक के साथ बोला, ओह, मेरा सवाल आपके अजीब लग रहा होगा ना। चलिए फिर पूछता हूँ, आप उनसे नफरत करती हो कि नहीं? आप चाहती हो ना कि वो मर जाए, हमेशा के लिए उनका अस्तित्व मिट जाए इस जहन से? आप ये चाहती हो ना? विराट के सवाल किसी जहर से कम नहीं थे। वो ध्रुवी को गिल्ट से भर रहा था। जिसे देखते हुए सुधांशु विराट से बोला, हम कौन होते हैं किसी की मौत मांगने वाले? जब उसे मरना होगा वो चला जाएगा। तुम ध्रुवी को गिल्टी फील करवाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे ब्रो ने उसके साथ वाव काम नहीं किया है जो तुम ध्रुवी को सुना रहे हो। सुधांशु की बात सुन विराट उसे घूरते बोला, तुम दी के हस्बैंड हो ना, तो वहीं तक सीमित रहो। हमारे फैमिली मैटर में अपने जुबान का ताला मत खोलो। विराट की बात पर सुधांशु अपने दांत पीसते बोला, ओह मिस्टर बॉक्सर, अपना ये दोकौरी एटीट्यूड किसी और के सामने दिखाना। हमारे अंदर अभी भी इंसानियत है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। वरना जो तुम्हारे भाई ने मेरे फादर के साथ, मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ और ध्रुवी के मॉम के साथ किया ना, उसके बाद वो जो अकेलापन सह रहा है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ पता न हो तो तुम अपना जुबान का शटर बंद करके रखो। सुधांशु की बात सुन विराट गुस्से में उसे घूरने लगा। जिसे देख ध्रुवी उसके बहस के बीच में आते हुए, प्लीज़ आप दोनों झगड़ना बंद करो। फिर विराट की तरफ देखते हुए, विराट, तुम्हारे सवालों के जवाब है मेरे पास। जो अकेलापन वो झेल रहे हैं इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद गलत का साथ दिया है, और जो गलत का साथ देता है उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। जिसे सुन विराट अपना सर हिलाते हुए सुधांशु की तरफ इशारा करके बोला, आई एम डमन श्योर उन्होंने आपके हस्बैंड को नहीं अपनाया क्योंकि वो घमंडी और बदतमीज़ है। विराट की बात पर सुधांशु से कुछ कहने लगा, फिर गहरी सांस भर चुप हो गए। जिसे देखते हुए मृत्युंजय उन लोगों से बोला, आपस में झगड़ा होने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, इसलिए बहस करना बंद करो और धैर्य को ठीक हो जाने की प्रार्थना करो। मृत्युंजय की बात सुन विराट सुधांशु को घूरते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। जब वहां पर करीब राजेंद्र और पीताम्बर जी के उम्र के आदमी आ गए, उनमें से बड़े को देख विराट उनके गले लगा और रूंधी हुई आवाज़ में बोला, मैं डर गया था वीपी बड़े पापा। जिसे सुन रमन सारंग, जो कि आलोक और अनिरुद्ध के पिता थे, विराट को शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। ये कहते हुए उनकी नज़र मृत्युंजय पर गई, जो कि उन्हें इग्नोर कर रहा था। जिससे देखते हुए विराट को खुद से अलग कर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम कैसी हो ध्रुवी? जिसके जवाब में ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बड़े पापा। ये कहते हुए ध्रुवी ने रमन के पांव छू लिए। जिसे देख सुधांशु ने भी पांव छू लिए। तो रमन सुधांशु को देखते हुए बोले, तुम मृत्युंजय के साले हो, है ना? जी हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? सुधांशु ने ठीक से खड़ा होते हुए पूछा। जिसे सुनकर रमन के बगल में खड़े विराट के पिता प्रताप बोले, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी जुबान में मृत्युंजय सारंग की बू आती है। प्रताप की आवाज़ में मृत्युंजय के लिए घृणा साफ झलक रही थी, जिसे वहां खड़े सभी लोग देख पा रहे थे, लेकिन सुधांशु से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जिस कारण कुछ कहने लगा तो ध्रुवी ने उसके हाथ को पकड़ नहीं में अपना सिर हिला दिया। जिसे देखो सुधांशु अपनी मुट्ठी भींच अपना मुंह फेर लिया। जब रमन विराट से दूर हो मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमन के सवाल पर विराट उसकी तरफ देखते हुए, मैंने दी को कॉल किया था तो इन्होंने कॉल उठाया, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया और वो आ गए। विराट की बात सुन प्रताप उसकी तरफ देखते हुए बोले, उसे क्यों बुलाया तुमने? क्या तुम भूल गए हो कि ये वही इंसान है जिसने तुम्हारी बड़ी माँ की गोद उजाड़ दी, जिसने तुम्हारे भाइयों को तुमसे छीन लिया, और अभी तुम अपने एक और भाई की जिंदगी के लिए इस खूनी। बस बहुत हुआ। सुधांशु ने गुस्से में बात काटी और प्रताप की तरफ देखते हुए आगे बोला, क्या कहा आपने खूनी? तो सुनिए, आप जैसे लोग जो दूसरे के घर की इज्जत और प्रॉपर्टी पर नज़र डालने वाले यहाँ आकर महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे जीजाजी को जो किया ठीक किया। आपके सपूत जैसे दैत्य मौत ही डिजर्व करते हैं, घटिया मौत। और सुधांशु आगे और भी कहना चाहता था, लेकिन मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ उसे चुप करा दिया और प्रताप जी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने जो किया अपनी पत्नी और किसी घर की इज्जत के बचाने के लिए, इसके लिए आप चाहे जो कहें, लेकिन मुझे कोई गिल्ट नहीं है। इतना कहने के बाद मृत्युंजय और ध्रुवी की तरफ देखते हुए आगे बोला, कोई भी ज़रूरी बात हो तो मुझे कॉल करना, मैं आऊँगा, लेकिन अभी
मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर सुधांशु की तरफ देखते हुए आगे बोला, और तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, जिसे जो कहना है कहने दो, लेकिन यहीं ध्रुवी के साथ रहो, तुम्हारी ज़रूरत है उसे। मृत्युंजय की बात सुन सुधांशु उसे देखते हुए बोला, लेकिन वेकिन छोड़ो और जो कहा वो करो, यहीं रहो। मृत्युंजय ने विराट की बात को काटते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु ने अपना सर हिला दिया और मृत्युंजय से बोला, दीदी पंचोली मेंशन में है, आपको जाना होगा तो वहीं जाना। सुधांशु की बात सुन मृत्युंजय ने अपना सर हिला दिया और एक नज़र रमन और प्रताप की तरफ देख वहाँ से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद सारंग ब्रदर्स भी वहाँ पर पहुँच गए, जो सुधांशु ने एक गहरी सांस भरी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। अमृत, रमन और प्रताप को एक नज़र देख ध्रुवी से बोला, धैर्य कैसा है? जिस पर रमन अमृत की तरफ देखते हुए बोले, वो बिल्कुल ठीक है अमृत, बस कल उसकी सर्जरी होगी, फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जिसे सुन अमृत अपना सर हिला दिया। जब शोभित सुधांशु से बोला, ब्रो कहाँ है? वो तो हमसे पहले यहाँ आ गए थे ना। शोभित के सवाल पर सुधांशु एक नज़र प्रताप को घूरने के बाद शोभित से बोला, कुछ लोगों की बातें इतनी कड़वी थी कि वो यहाँ से चले गए और मैंने उन्हें नहीं रोका। शोभित सुधांशु के इशारों पर प्रताप की तरह एक नज़र देख कर बोला, क्या हुआ यहाँ पर? जिसके जवाब में प्रताप बोले, तुम्हारे प्यारे बड़े भैया को उसकी असलियत दिखाई है हम लोगों ने कि वो एक खूनी है। सबसे पहले हमारी माँ को मार डाला, फिर हमारे घर के बेटे को, इसलिए इतनी नफरत है उससे। प्रताप की बात सुन सुधांशु और चित्रांग कंफ्यूज हो गए और बाकी सब लोगों को चेहरे कठोर पड़ गए। जब अमृत प्रताप की तरफ देखते हुए सीरियस आवाज़ में बोला, देखिए ज़रा सोच समझ कर बात कीजिए, जो कुछ भी हुआ था सब एक्सीडेंट के अलावा और कुछ नहीं था, उसमें जय की कोई गलती नहीं थी। अमृत की बात सुन प्रताप कुछ कहने लगे, जिस पर ध्रुवी थोड़ी चिढ़ कर बोली, आप सभी गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर सकते हैं क्या? बचपन से लेकर अब तक मैं ऊब चुकी हूँ आप लोगों के इस बेमतलब के बदले और झगड़े से। ध्रुवी की बात सुन प्रताप उसे गुस्से से देखते हुए बोले, बेमतलब? तुम्हें वो हादसा बेमतलब लगता है? शोभित उन लोगों की बात सुनते हुए गुस्से से बोला, मेरे ब्रो ने कुछ नहीं किया, एंड लास्ट थिंग, कोई भी इस टॉपिक में बात नहीं करेगा। शोभित की बात सुन प्रताप कुछ कहने लगा, जिस पर रमन उसके हाथ को पकड़ उसे चुप रहने का कह शोभित से बोला, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, तुम गुस्सा करना बंद करो। रमन की बात सुन शोभित उनके सामने आकर बोला, एक बात बोलूं, हाथी के खाने और दिखाने के और दांत होते हैं और आप वही हाथी हो, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोमड़ी की तरह चाल चलने की कोशिश मत कीजिए। शोभित की बात सुन रमन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सच में तुम मृत्युंजय की कार्बन कॉपी हो, उसी की तरह जुबान है तुम्हारी। जिसे सुन शोभित ने अपने दांत कस लिए, जिसे शांत करवाते हुए अमृत बोला, हम यहाँ धैर्य के लिए आए हैं, इसलिए तुम लोग शांत रहो। अमृत की बात सुन सब लोग शांत हो गए। सुबह का वक्त है। सारंग विला में चित्रांग सुबह के हॉस्पिटल से वापस आया था, जिस कारण वो माही को गहरे नींद में सो रहा था। जब माही की नींद खुली और चित्रांग की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन चित्रांग ने उसे काफ़ी कसकर पकड़ा, जिसे देखते हुए माही थोड़ा सा खिसकते हुए चित्रांग की पकड़ से छूटी और अपने बैग से कुछ सामान निकाल सीधा वॉशरूम में घुस गए। फिर कुछ देर बाद बाहर आए। उसके चेहरे पर पानी के छींटे थे और हाथ में प्रेगनेंसी किट, जिसमें से 2 लकीर थी। माही के चेहरा खुश नजर आ रहा था और वो सो रहे चित्रांग को देख रही थी, जिसे देखते हुए माही उसके पास गई और उसे जैसे ही छूने वाली थी, उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की रिंगटोन सुन माही चित्रांग से दूर हो जाकर फ़ोन उठा देखने लगी, जिसमें हॉस्पिटल लिखा था। जिसे देखते हुए माही कॉल अटेंड कर कान में लगाते हुए बोली, हेलो। जब दूसरी तरफ से उसकी कलिंग ने कहा, हेलो माही, हमें सेमिनार के लिए आज निकलना है, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? जिसे सुनकर माही हड़बड़ा कर बोली, ओह मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी मैं निकल रही हूँ। इतना कहकर माही कॉल कट कर जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। वह प्रेगनेंसी किट बिस्तर के नीचे गिर गई थी, जिसमें माही का ध्यान नहीं गया था। जब थोड़ी देर बाद माही वॉशरूम से बाहर आई और चित्रांग के पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग होबी।
माही के बालों से गिरने वाले पानी के कारण चित्रांग की आंखें खुल गई और वो माही को कमर से पकड़ बिस्तर पर खींचते हुए बोला, अभी मेरी मॉर्निंग नहीं हुई और होगी भी नहीं जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी। जिसे सुन माही चित्रांग के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ओह, तो मैंने आपको गुड मॉर्निंग किस पहले ही दिया है, इसलिए आंखें को ढक्कन खोलिए और मुझे छोड़िए। माही की बात सुन चित्रांग आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, मेरी बीवी बहुत सुंदर लग रही है, आज कोई खास बात? चित्रांग के सवाल पर माही के होठों पर मुस्कान आ गई और चित्रांग को देखते हुए बोली, आज मेरा सेमिनार है इसलिए मुझे बाहर जाना है, कल आपके लिए एक सरप्राइज है। माही की बात सुन चित्रांग अपने आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज होता है, अगर इसके बारे में आपको बता दिया तो सरप्राइज कहाँ से होगा? माही ने जाते हुए कहा, जिसे देखकर चित्रांग उठकर बैठते हुए बोला, लेकिन तुम तो 2 मिनट रुक नहीं सकती हो क्या? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए चित्रांग बिस्तर से उतर बाथरूम की तरफ चला गया। जिसे देख माही मुस्कुराते हुए रेडी हो कमरे के बाहर चली आई तो देखा सब लोगों नीचे बैठे हुए थे। जिसे देखते हुए माही वैशाली से बोली, दी, महक दीदी और बच्चे नहीं आए? जिस पर वैशाली अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं। जिसे सुनकर माही अपना सिर हिलाते हुए उनके साथ बैठते हुए बोली, अस्पताल में और कौन कौन है? हमारा पति और शोभित भैया, वैशाली ने जवाब दिया। ये सुनकर माही थोड़ी सरप्राइज होते हुए बोली, तो मृत्युंजय भाई भी वहीं पर है क्या? वो तो रात भर घर नहीं आए, शायद दीदी के पास चले गए। वैशाली ने सोचते हुए कहा। वैशाली की बात पर माही अपना सिर हिला, चाय का कप नीचे रखते हुए बोली, मुझे भी सेमिनार के लिए जाना है इसलिए मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। माही की बात पर वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। अकेले जा रही हो क्या? फिर मैं छोड़ने जा रहा हूँ उसे, ऊपर से चित्रांग ने आते हुए कहा। चित्रांग की आवाज़ सुन वैशाली सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है, प्यार के पंछी दोनों उड़ने जा रहे हों? वैशाली के छेड़ने पर चित्रांग अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, घोंसला बनाने जा रहे हैं, उड़ने नहीं। जिसे सुनकर वैशाली का मुंह बन गया और वो माही की तरफ देखते हुए बोली, अपने पति को जरा संभाल कर रखो, बहुत जुबान लड़ा रहा है। माही वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए चित्रांग की तरफ देख कर बोली, चले। चित्रांग माही की चमकती आंखों को देखकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए उसके हाथ को पकड़ कर बोला, आज कुछ ज़्यादा ही साइन कर रही हो तुम। माही चित्रांग की बात पर अपना सर हिलाते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे प्यार का रंग जो चढ़ा है। माही की बात सुन चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्या बात है, मेरी बीवी आज बहुत रोमांटिक हो रही है। ये कहते हुए चित्रांग और माही बाहर आ चुके थे जब माही चित्रांग के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, चित्रू, आपकी सारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। जिसे सुनकर चित्रांग असमंजस में भरी आंखों से माही को देखते हुए, क्या हुआ, तुम बहुत सस्पेंस भरी बातें कर रही हो? इधर मेहता क्लिनिक में मृत्युंजय सिटी हॉस्पिटल से निकलकर महक के पास जाने के बजाय सीधा ऋतिक के पास चला आया था। ऋतिक और मृत्युंजय दोनों गार्डन में बैठे हुए थे जब सेल्वन उन दोनों के लिए कॉफ़ी ले आया। सेल्वन के कॉफ़ी लाने पर मृत्युंजय ट्रे से कॉफ़ी लेते हुए बोला, थैंक यू सेल्वन, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। मृत्युंजय की बात सुन सेल्वन अपना सर हिलाते हुए ऋतिक की तरफ कॉफ़ी बढ़ाकर बोला, आपकी काफ़ी दिनों से आलिया प्रकृति से मिलने क्लिनिक नहीं आई। ऋतिक ने कॉफ़ी लेते हुए पूछा। जिसे सुनकर सेल्वन थोड़ा सा रुक गया, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, वो अपने भाई और भाभी के पास गई है और कहा कि अब वो उन लोगों के साथ रहेगी, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। सेल्वन की बात पर सुनकर ऋतिक ने अपना सर हिला दिया तो सेल्वन चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद ऋतिक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, परेशान थे तो क्लब जाना चाहिए था ना, यहाँ पर क्यों आए? ऋतिक की बात पर मृत्युंजय कॉफ़ी पीते हुए बोला, क्लब जाकर क्या करता, जो सभी करते हैं, ड्रिंक करते, मन हल्का करते। ऋतिक ने जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैंने सीयू से वादा किया है कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। माना प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन अपने बच्चे से किया वादा तो तोड़ नहीं सकता। मृत्युंजय की बात सुन ऋतिक कुछ पल चुप रहकर बोला, क्या मैं अच्छा फादर बन पाऊंगा? क्या मैं अपने बच्चे को समझ पाऊंगा? ऋतिक को बेचैन देखकर मृत्युंजय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
एक पिता का फर्ज ज़्यादा बड़ा नहीं होता अपनी औलाद को सोसाइटी के तौर तरीका सिखाना और हर राह में उसकी हेल्प करना। बस एक बच्चा अपने पेरेंट्स से यही चाहता है। ये सुनकर ऋतिक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, एक बच्चे को सिर्फ ये दो चीज़ नहीं चाहिए होती, उसे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है अपने मम्मी और पापा दोनों का वक्त। कोई एक उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं तो अपने बच्चे को पूरा वक्त देता हूँ और मुझे पूरा यकीन है जो वक्त मैं उन्हें अभी दे रहा हूँ फ्यूचर में भी दूंगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें पूरा वक्त दिया है और मेरी मॉम और चाची दोनों ने सेक्रीफाइस की है अपने बच्चे के लिए, अपने ड्रीम्स। लेकिन मैं ये अपनी वाइफ को करने नहीं दूंगा। मृत्युंजय की बातों को सुनते हुए ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप बहुत लकी हो जो आपको ऐसे पेरेंट्स मिले। ऋतिक की आवाज़ में एक दर्द को महसूस कर मृत्युंजय हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैंने सुना है मालदीव में तुम्हारे मामा मामी रहते हैं। जिसके जवाब में ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, पहले माँ और मामी गोवा में रहते थे, फिर उनके बिजनेस में प्रमोशन हुआ तो उन लोगों ने अपना जगह चेंज कर लिया और वो लोग मालदीव चले गए और मैं गोवा में रह गया। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर कुछ कहता उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो महक नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर मृत्युंजय ऋतिक को हाथ दिखा कॉल अटेंड करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। जब दूसरी तरफ से महक ने फिक्रमंद होकर वो कहा, मैंने अमृत भैया को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल में नहीं और वैशाली ने कहा कि आप घर नहीं हो, पूरी रात आप कहाँ थे? कहाँ? महक के बाद सुन मृत्युंजय अपने आईब्रो को हल्का खुजलाते हुए बोला, मेरे साले ने कल बताया तुम पंचोली हाउस में हो, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं हुआ और घर जाता तो रूम अकेले में काटता है मुझे, इसलिए मैं ऋतिक के पास आ गया। मृत्युंजय की बात पर महक थोड़ी हैरान होते हुए बोली, आपके यहाँ आ जाना चाहिए था, आपको कोई खा नहीं जाता। महक की बात पर मृत्युंजय एक आह भरते हुए बोला, मैं वहाँ नहीं ठहरता महक, जहाँ लोगों की आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत ना हो। और कल अपनी ननिहाल में एक पल के लिए तुम मुझे भी भूल गई थी। मृत्युंजय की आवाज़ में एक शिकायत को महसूस करते हुए महक जल्दी से बोली, अरे मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, अचानक सब लोग आ गए इसलिए। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, ये सब तो छोड़ो, तुम रेडी हुई है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मृत्युंजय की बात पर महक कुछ पल चुप रहकर बोली, मामा और मासी कह रहे हैं कि मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद उससे मुलाकात हुई है, इसलिए आप शिवांश और वैदिक को ले जाइए क्योंकि उनका स्कूल छूट रहा है। महक की बात पर मृत्युंजय की मुट्ठी कस गई, क्योंकि उसे परम जी बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन इस बार अपनी एग्रेसिव भरी आवाज़ में बोला, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अपना सामान और बच्चे को रेडी करके रखना। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया और कॉफ़ी का कप एक ही बार में खाली करते हुए ऋतिक से बोला, तुमने अच्छा किया अपने ससुराल वालों से रिश्ते तोड़कर। ये कहते हुए मृत्युंजय ने ऋतिक के तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। ये देखकर मृत्युंजय का मुंह बन गया, लेकिन ऋतिक सामने लगे गुलाब के पौधे को देख रहा था, जिसमें 3 गुलाब के फूल थे, जिसे देख मृत्युंजय कुर्सी से उठकर उसके पास आकर बोला, मैं तुमसे बात कर रहा था। हाँ, मैंने सुना, मैं खुद उसे उसके घर वालों से दूर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उसे गंदी नाली में नहीं धकेलना चाहता, इसलिए मैं उसके सामने बुरा बनकर उसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ऋतिक ने फूल को तो देखते हुए जवाब दिया। ऋतिक की बात पर मृत्युंजय फ्लावर को देखते हुए बोला, रोज़ रेड रोज़ इज़ ब्यूटीफुल इज़ नॉट इट। जिसके जवाब में ऋतिक उसे गुलाब को तुरकर उसे कुचलते बोला, मुझे नहीं पसंद। जिसे देख मृत्युंजय कंफ्यूज होते हुए, क्यों? जिस पर ऋतिक ठीक से खड़ा हो मृत्युंजय की तरफ देखते हुए अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर बोला, बुरी आदत जुड़ी है। मिस्टर ओबराय और रोज बहुत पसंद थे, जिस कारण बचपन में मुझे भी पसंद थे, लेकिन जब बाप छोड़ा, देन माई हैबिट्स एंड प्रोफेशंस आल्सो चेंज। ऋतिक ने के जवाब को सुन मृत्युंजय अपना सिर हिला, जब मुझे किसी से नफरत करनी होगी ना, तुमसे ट्रेनिंग लेने आ जाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।